औरत बस थोड़ी देर के लिए हाई स्पीड ट्रेन में सोई थी, लेकिन जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि उसका बॉयफ्रेंड पता नहीं कहां चला गया था। उसने फोन भी लगाया, लेकिन इटली की इन ट्रेनों में अक्सर सिग्नल नहीं होता। उसे पक्का यकीन था कि उसका बॉयफ्रेंड बस एक कॉल सुनने के लिए वहां से गया था। एलिस को दाल में कुछ काला लगा और उसने ट्रेन के हर एक डिब्बे को छानना शुरू कर दिया। उसने एक एक टॉयलेट चेक किया, लेकिन आखिरी डिब्बे तक जाने के बाद भी उसे अपने बॉयफ्रेंड का कोई नामो निशान नहीं मिला। एलिस बुरी तरह घबरा गई। वैसे तो वो और उसका बॉयफ्रेंड अलग अलग शहरों में रहते थे, मगर उनमें बहुत प्यार था। हाल ही में एलिस को एक बड़ी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर की नौकरी मिली थी और बॉयफ्रेंड भी साथ रहने के लिए मान गया था। अमेरिका जाने से पहले वो दोनों फ्रांस के मार्सिले शहर में छुट्टियां मनाने जा रहे थे। घबराई हुई एलिस ने टीटी को ढूंढा। दोनों की भाषा अलग थी, लेकिन पास बैठी एक औरत को इंग्लिश आती थी। जब सारी बात समझाई गई तो टीटी को लगा कि ट्रेन जैसी बंद जगह से कोई जीता जागता इंसान हवा में गायब कैसे हो सकता है। अब पूरी ट्रेन में सिर्फ ड्राइवर का केबिन चेक करना बाकी था। एलिस वहां अंदर जाना चाहती थी, लेकिन टीटी ने उसे साफ मना कर दिया। ठीक तभी अचानक टॉम का फोन आया। मजबूर होकर एलिस अकेली ही मार्सिले स्टेशन पर उतर गई। वो इस शहर में किसी को नहीं जानती थी। तभी ट्रेन वाली वो मददगार महिला उसके पास आई, लेकिन एलिस स्वभाव से काफी सतर्क थी। उसने कहा कि वो पुलिस के पास रिपोर्ट लिखाने जा रही है। अपनी मदद की पेशकश ठुकराए जाने पर उस महिला को बुरा नहीं लगा। उसने अपना कार्ड निकाला और कहा कि मेरा नाम एलन है, अगर आगे चलकर कोई भी जरूरत हो तो वो उसे कभी भी कॉल कर सकती है। परेशान एलिस पुलिस स्टेशन पहुंची, लेकिन पुलिस वाले ने कहा कि फ्रांस के इस इलाके में रोज कई लोग गायब होते हैं और जब तक किसी को गायब हुए 24 घंटे नहीं बीत जाते वो रिपोर्ट नहीं लिख सकते। फिलहाल वो चाहे तो टॉम का पासपोर्ट रजिस्टर करवा ले। लेकिन अजीब बात यह थी कि एलिस ने बैग में बहुत ढूंढा पर टॉम का पासपोर्ट भी गायब था। पुलिस को अपने तजुर्बे से यह मामला घर से भागने जैसा लगा। उन्हें लगा टॉम ये रिश्ता खत्म करना चाहता था, इसलिए शायद वो चुपके से किसी स्टेशन पर उतर गया होगा। एलिस ने कहा, तुम ऐसा नहीं कर सकते टॉम, तुम ऐसा नहीं कर सकते। बेचारी एलिस को अकेले ही होटल जाना पड़ा। उसने सोचा कि कुछ घंटे बीतने के बाद वो फिर पुलिस के पास जाएगी। टाइम पास करने के लिए वो टॉम के कैमरे को देखने लगी। तभी एक फोटो पर एलिस की नजर पड़ी। उसे याद आया कि टॉम को एक कॉल आया था और वो सिग्नल न होने की बात कहकर वहां से गया था। उसके ठीक बाद एलिस ने ट्रेन से ये फोटो खींची थी। हो सकता है टॉम उसी वक्त गायब हुआ हो, इसलिए एलिस उस फोटो वाली जगह पर वापस गई। साइलेंस। वो पटरी के सहारे आगे बढ़ने लगी। उसे यकीन नहीं हुआ जब उसे वहां ताजा पैरों के निशान मिले। यहाँ कोई आता जाता नहीं है और पटरी के पास लोहे की जाली लगी हुई थी। यहाँ पैरों के निशान मिलने का चांस बहुत कम था, लेकिन एलिस पुरानी चीजों की खोज करती थी तो उसकी नजर बहुत तेज थी। उसने निशानों का पीछा किया और देखा कि जाली को काटकर उसमें छेद किया गया है और पास में ही च्युइंग गम का एक रैपर भी पड़ा था। अचानक उसे पानी के बहने की हल्की सी आवाज सुनाई दी। एलिस आवाज का पीछा करते हुए एक नदी के किनारे पहुंच गई। अब उसे समझ आ गया कि आखिरी फोन कॉल पर वो अजीब सी शोर किस चीज का था। एलिस को अब पक्का यकीन हो गया था कि टॉम के साथ कोई हादसा हुआ है। अगर वो उसे छोड़कर जाना चाहता तो चुपचाप चला जाता। उसे फोन करके नाटक करने की जरूरत नहीं थी। तभी उसकी नजर पास की पगडंडी पर बने गाड़ी के निशानों पर पड़ी। उन निशानों का पीछा करते हुए एलिस एक वीरान और टूटी हुई झोपड़ी के पास आ गई। दरवाजे पर कई खूंखार कुत्ते बंधे हुए थे। एलिस ने डरते हुए देखा कि जमीन पर खून के ताजा निशान थे। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तभी उसने देखा कि छत से एक जंगली सुअर की लाश लटक रही थी, जिसका पेट कटा हुआ था। जाहिर था कि ये किसी शिकारी का ठिकाना है। शहर वापस आकर एलिस ने पुलिस को अपनी खोज के बारे में बताया, लेकिन पुलिस ने उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया क्योंकि उनकी शिफ्ट खत्म हो चुकी थी। वैसे भी सिर्फ एक च्युइंग गम के रैपर के आधार पर वो ये नहीं मान सकते थे कि टॉम मुसीबत में है। हताश होकर एलिस सीढ़ियों पर बैठ गई। उसे वो दिन याद आने लगा जब वो और टॉम पहली बार मिले थे। उस वक्त एलिस सीरिया में एक पुरानी जगह की खुदाई कर रही थी और टॉम एक रिफ्यूजी कैंप में वॉलंटियर था। जब एलिस की गाड़ी रास्ते में मराब हो गई थी तो टॉम ने ही उसे अपनी गाड़ी में कैंप तक लिफ्ट दी थी। वहां के हालात बहुत खराब थे और अक्सर आतंकवादी वहां आते और औरतों और बच्चों को उठाकर सरहद पार दूसरे देश ले जाते थे, लेकिन टॉम हमेशा निडर होकर उनके सामने खड़ा हो जाता था। वो विदेशी था, इसलिए आतंकवादी उस पर हाथ उठाने से डरते थे। शायद उसकी इसी बहादुरी ने आज उसे मुसीबत में डाल दिया था। एलिस ने अपनी जेब से वो विजिटिंग कार्ड निकाला। इस अनजान शहर में उसका अपना कोई नहीं था। उसने मजबूर होकर एलन को फोन किया। दोनों एक बार में मिले। एलिस ने एलन को अपने शक के बारे में बताया। एलन ने कहा कि वो एक क्राइम रिपोर्टर है। वो जानता था कि यहाँ की पुलिस से मदद की उम्मीद करना बेकार है, लेकिन अपने तजुर्बे के हिसाब से उसने एलिस को जांच करने के कुछ तरीके बताए। होटल वापस आकर एलिस ने टॉम का बैग पूरी तरह खंगाला। किताबों के बीच दबा हुआ एक लिफाफा मिला जिसने उसका ध्यान खींचा। उसके अंदर पिछले महीने का एक होटल बिल था। वो होटल पेरिस में था और बिल से साफ पता चल रहा था कि वहाँ 2 लोग रुके थे, लेकिन एलिस को अच्छे से याद था कि टॉम ने कहा था वो पिछले महीने लंदन में अपने अंकल के घर पर था। ये देखकर एलिस का दिल बैठ गया। उसने टॉम का कैमरा उठाया और एक एक करके पुरानी तस्वीरें देखने लगी। तभी एक फोटो पर उसकी नजर रुकी। उस फोटो में एक लड़की के कंधे पर जो टैटू बना था वो बिल्कुल वैसा ही था जैसा टॉम के हाथ पर बना हुआ था। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करो।